आइए इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये डीकोड करेंगे कि कैसे हमारे आसपास का नाजुक इकोसिस्टम, हमारा मानव इतिहास और यहाँ तक कि फिजिक्स के नियम, ये सब आपस में एक इनविजिबल धागे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीजों को एकदम सिंपल और स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए हमने इस पूरे डिस्कशन को 5 मेन हिस्सों में बांटा है: नेचर एंड इकोलॉजी, ह्यूमन हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट में साइंस। ये एजेंडा हमारे लिए एक रोड मैप का काम करेगा ताकि इतने सारे टॉपिक्स को हम बिना कंफ्यूज हुए आसानी से समझ सकें। पहला सेक्शन, नेचर एंड इकोलॉजी। चलिए सीधे अपने पर्यावरण की बात करते हैं, जो हमारे जीवन का असली बेस है। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एबायोटिक यानी अजैविक, जैसे हवा या मिट्टी जिनका कोई लाइफ साइकिल नहीं होता, और बायोटिक यानी जैविक, जिसमें पेड़ पौधे और जानवर आते हैं। अब एक मजेदार बात सोचिए, अगर कोई पेड़ सूख गया है या कट चुका है तो क्या वो एबायोटिक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसे तब भी बायोटिक ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत एक जीवित ऑर्गेनिक चीज से ही हुई थी। है ना दिलचस्प? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या खूब कहा था, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, यानी इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। ये 1973 के चिपको आंदोलन का कोर फिलॉसफी था, और सच कहूं तो यह हमें एकदम साफ बताता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारी पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। अब जरा इन डेट्स पर गौर कीजिए। पर्यावरण से जुड़े दिनों को याद रखना कोई रटने वाला काम नहीं है, ये बड़ा ही लॉजिकल है। 21 मार्च को वानिकी दिवस यानी फॉरेस्ट्री डे, अगले ही दिन 22 मार्च को जल दिवस, ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे और 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस। देखिए कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हैं, जो आगे जाकर 8 जून के ओशियंस डे तक पहुंचती हैं। ये जो नंबर 99 आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये भारत में फिलहाल मौजूद रामसर वेटलैंड साइट्स का नंबर है। इन वेटलैंड्स को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, पानी साफ करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और बाढ़ तक रोकते हैं। हमारी पृथ्वी के लिए ये लिटरली लाइफ सेवर हैं। ज्योग्राफी को रटने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका है एक मेंटल मैप बनाना। जैसे ही आप मध्य प्रदेश के कान्हा और कुनो को, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और नंदा देवी को, या महाराष्ट्र के ताड़ोबा को मैप पर विजुअलाइज करते हैं, तो ये सारे नेशनल पार्क्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाते हैं। जानवरों को बचाने के हमारे प्रयास कैसे इवॉल्व हुए हैं, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर से कहानी शुरू होती है, फिर 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2009 में स्नो लेपर्ड, 2020 में डॉल्फिन और अभी हाल ही में 2022 में प्रोजेक्ट चीता। ये दिखाता है कि अलग अलग हैबिटेट्स को बचाने के लिए हमने कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो की है। दूसरा सेक्शन, ह्यूमन हिस्ट्री एंड ऑनर्स। नेचर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंसानी अचीवमेंट्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के टाइम के इन अवार्ड्स को देखिए, ऑस्कर हो, बुकर प्राइज हो या संगीत कला निधि, ये सब आज की ग्लोबल और नेशनल एक्सीलेंस को पहचान देते हैं। लेकिन क्या ये कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में कुमारगुप्त प्रथम ने भी तो नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर यही किया था। तरीका बदल गया है, लेकिन एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने का जज्बा आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा सेक्शन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। चलिए अब समझते हैं कि हमारी सोसाइटी अपना पैसा और अपने अधिकार कैसे मैनेज करती है। यहाँ 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, जो महंगाई है और इसे भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है। दूसरी, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। अब जब पैसों की बात हो रही है तो मार्केट को रेगुलेट करना भी जरूरी है। यहीं पर सेबी की एंट्री होती है, जिसे 1992 में अपना कानूनी दर्जा मिला था। ये वो रूल्स हैं जो देश की इकोनॉमी को बैलेंस रखते हैं। और हमारे अधिकारों का क्या? स्क्रीन पर जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। आर्टिकल 14 में कानून के सामने समानता, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत और 21A में फ्री एजुकेशन। लेकिन सबसे खास है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। चौथा सेक्शन, ज्योग्राफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी देश को समझने के लिए उसके रिसोर्सेज और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना मस्ट है।
ज्योग्राफी का हमारी इकोनॉमी पर कितना गहरा असर होता है, इसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे भारत की गर्म लू और अमेरिका की चिनूक हवाएं लोकल मौसम को बदल देती हैं, बिल्कुल वैसे ही महाराष्ट्र और गुजरात की वो काली रेगुर मिट्टी जो सीधे तौर पर तय करती है कि वहां कपास यानी कॉटन की ही खेती सबसे अच्छी होगी। अब थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं। यूपी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को देखिए। पीएससी से लेकर सबसे छोटी यूनिट पुलिस चौकी तक। इनका झंडा लाल और नीला है, सिंबल में 2 मछलियां हैं और टैगलाइन है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, किसी को भी अरेस्ट करने पर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। यही एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स सिस्टम को चलाते हैं। 5वां और आखिरी सेक्शन, साइंस एंड डाइवर्स नॉलेज। अब हम उस साइंस की बात करेंगे जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएं, तो आपका वजन कितना होगा? 0, एकदम 0, है ना? माइंड ब्लोइंग। ये फिजिक्स का एक बहुत ही अमेजिंग रूल है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप वैक्यूम में अलग अलग वजन की चीजें गिराएं, तो वो एकदम सेम स्पीड से नीचे गिरेंगी। केमिस्ट्री की दुनिया भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। हर एलिमेंट का अपना एक अलग बिहेवियर होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी चमकता है। हीरा दुनिया की सबसे हार्ड चीज है। सोडियम इतना रिएक्टिव है कि उसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखना पड़ता है। और पारा यानी मर्क्यूरी मेटल होकर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। अब जरा अपने दिमाग की बात करते हैं। इंसान के दिमाग का वजन करीब 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये वो कमाल का ऑर्गन है जिसमें हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल यानी न्यूरॉन होती है, और इसका सेरिबेलम वाला हिस्सा हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। स्टैटिक जीके के फैक्ट्स याद करना कई बार बोरिंग लगता है, राइट? लेकिन अगर हम छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करें तो ये एकदम आसान हो जाता है। जैसे जापान की संसद का नाम है डाइट, इसे गुड डाइट से याद रख लीजिए। रूस की डूमा को माँ की ड्यूस से, इजराइल की नेसेट को टेक्स सेट से, और अफगानिस्तान की शोरा को लगातार होने वाले शोर से। एक बार ऐसे याद किया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो फाइनली इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है। हमारे दिमाग के एक छोटे से न्यूरॉन से लेके चिपको आंदोलन तक और फिजिक्स के रूल से लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये सब कुछ किसी न किसी तरह आपस में कनेक्टेड है। एक इनविजिबल बैलेंस है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हम वाकई अपने आसपास के इस गहरे कनेक्शन को कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।